सो आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्राफ सीरीज के पहले वीडियो में। इस वीडियो में पहले हम बस इंट्रोडक्शन टू ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ की बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं कि ग्राफ की टेक्निकल टर्म्स क्या हैं ग्राफ को समझने के लिए, ग्राफ को हम स्टोर कैसे करते हैं, ग्राफ रियल लाइफ में यूज कहाँ होता है, ये सारी बातें जानेंगे ग्राफ के बारे में। आज क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं। तो दिस इज गोइंग टू द फर्स्ट वीडियो ऑफ द सीरीज टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग कि अगर अगर मतलब आप फर्स्ट ईयर में हो और आपका कोई फ्रेंड बोले कि भाई मैं इतने टाइम से डीएसए कर रहा हूँ, ग्राफ ये होता है, तो कम से कम आप उस कॉन्वर्सेशन में एक स्टैंड ले सको कि ग्राफ क्या होता है। उसके लिए वीडियो बहुत ही काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्राफ, अभी तक आप 11th 12th से आए होंगे और आपने जो ग्राफ पढ़ा है कुछ अलग ही दिखता है वो ग्राफ। वैसा कुछ एक्स और वाई एक्सिस होता है। This is y-axis, this is x-axis, and you're plotting the values of y-axis or some function against the x-axis. That is a graph, correct? Okay. बट यहाँ पे ग्राफ वो नहीं है। यहाँ पे ग्राफ कुछ अलग है डीएसए में। अच्छा, इस कोर्स को करने के लिए प्री रिक्विजिट्स हैं कि आपको डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। उसके अलावा जावा में हम ये कोर्स करने वाले हैं, तो जावा के बेसिक्स का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो बेटर होगा अगर आपको जावा के बेसिक्स का नॉलेज है, तो जावा कलेक्शंस वगैरह में धीमे धीमे इस कोर्स में कवर करवा दूंगा, तो उसकी आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ, अभी हम बात कर रहे थे कि अभी तक आपने ग्राफ पढ़ा होगा ऐसा कुछ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस वाला ग्राफ, जिस और बहुत सारे क्यूबिक क्वाड्रेटिक दुनिया जमाने के ग्राफ पड़े होंगे, बट ये वो ग्राफ नहीं है। ये एक डेटा स्ट्रक्चर है विद द सेम नेम। तो अब ये क्या है भाई? तो चलिए देखते हैं ये क्या है। ये वाला जो ग्राफ है ये एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है। अब प्रश्न आता है कि ये एंटिटी किस चिड़िया का नाम है भाई? एंटिटी क्या होवे? एंटिटी ये होवे कि एनी रियल लाइफ object, thing, place, any real life object that you want to express in a technical term. It's an entity. Entity is anything that has a behavior and it does something. So anything is an entity. Okay. Any subject in a sentence is an entity. सो दैट इज एंटिटी। तो अब हम एक्चुअली इतना सारा डेटा में काम कर ही क्यों रहे हैं? हम इतना सारा डेटा में काम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को अपने कंप्यूटर में डाल सकें। वी हैव डेटा ऑल अराउंड अस एंड सिंस वी वांट टू डू ऑपरेशंस ऑन डेटा, वी वांट टू इनपुट दैट डेटा इनटू आवर कंप्यूटर्स। तो अब जैसे मेरे सामने पेड़ है, तो पेड़ तो मैं कंप्यूटर में डाल नहीं सकता हूँ, यू नो दैट। तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे थ्रू एंटिटीज। बट पेड इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंटिटी, तो विल स्टार्ट विथ वेरी सिंपल एंटिटीज, मतलब एंटिटीज जिसका बहुत कम डेटा होगा। सपोज आदमी है तो आदमी का सिर्फ नाम लेंगे और क्या लेंगे, उसका रोल नंबर लेंगे। तो इस तरीके की चीजों को हम एंटिटीज बोलेंगे। या फिर अभी के लिए, फॉर राइट नाउ, वी विल टेक नोट्स। सो नोट्स इज एनी एंटिटी दैट हैज सम बेसिक अमाउंट ऑफ डेटा। ओके ओके। तो जब भी हमको डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर रिलेशंस बताने होते हैं कि सपोज हमारे पास ये दो नोड है, इसका नाम है ए नोड और इसका नाम है बी नोड, तो इसके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, इन रिलेशनशिप्स को हम बताते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द नोड्स। अब आप ये बोलोगे कि अच्छा दो ही नोड होंगे तो ग्राफ होगा क्या? नहीं, तीन नोड भी हो सकते हैं। इन तीनों नोडों का आपस में कुछ कुछ रिलेशनशिप हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उसके अलावा क्या ये अगर एक चौथा नोड आ गया जो इन तीन नोड से कनेक्टेड नहीं है, वो भी इसी ग्राफ का पार्ट होगा, वो भी इसी ग्राफ का पार्ट होगा। अगर आप ट्री पढ़ चुके हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, तो आपने कलेक्शन ऑफ नोड्स तो देखी है अभी तक। तो ट्री कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज अ बाइनरी ट्री आई एम ड्राइंग। तो क्या ये भी ग्राफ है? ये भी ग्राफ है। तो एनीथिंग दैट हैज अ नोड इज अ ग्राफ। इट कैन बी कनेक्टेड, इट कैन नॉट बी कनेक्टेड, दैट इज अ ग्राफ। ओके ओके। Now graph consists of, let's go to the nodes, not nodes. So graph consists of nodes which represents objects in Java and edges that represents connection between those objects. So why is graph used? For nodes and connections. तो अब हम ग्राफ को किन चीजों का डेटा स्टोर करने में यूज करेंगे? तो हमारे बीच का इंट्यूशन ये है कि ग्राफ जो है रियल वर्ल्ड कनेक्शंस रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। अब इसकी रियल लाइफ एग्जांपल्स कहाँ हैं? मतलब ये डेटा स्ट्रक्चर बनाया है तो किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में तो यूज हो रहा होगा ना। तो कहाँ है वो सॉफ्टवेयर जिसमें डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा है?
वो सॉफ्टवेयर हैं हमारे सोशल नेटवर्क्स। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, तो इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारे कनेक्शंस हैं, फॉलोअर्स हैं, राइट, और मैं भी लोगों को फॉलो करता हूँ। तो कुछ लोगों से मेरा कनेक्शन है कि मैं उनका फॉलोअर हूँ, तो हमारे बीच में रिलेशनशिप क्या है कि मैं उनका फॉलोअर हूँ। कुछ लोगों से, कुछ लोगों के साथ मेरा कनेक्शन है कि वो मेरे फॉलोअर हैं। तो और ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हो। तो दीज आर रिलेशनशिप्स। तो देयर आर टू टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स हियर, देयर इज अ फॉलोअर, देयर इज अ फॉलोई। तो इस तरीके से चीजें हो रही हैं। उसके अलावा और कहाँ ग्राफ या काम आता है? अब जैसे हम गूगल मैप यूज करते हैं, तो मैप पे ना जहां जहां पे भी रोड्स मिल रही हैं, उन सबको हम एज नोट्स ले सकते हैं, सारे इंटरसेक्शन को एज नोट्स ले सकते हैं। और एक इंटरसेक्शन से दूसरे इंटरसेक्शन तक जाने का सबसे इजी तरीका हम कैसे निकालेंगे? ग्राफ के एल्गोरिथम्स यूज करके, क्योंकि उसने पूरे मैप को एक डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया है। अभी आप देखोगे हम ग्राफ में भी ये करेंगे कि एक नोड से दूसरे नोड तक जाने का सबसे छोटा तरीका निकालेंगे आगे। तो इन्हीं कॉम्प्लेक्स ग्राफ एल्गोरिथम्स में हमारा मैप भी काम करता है। उसके अलावा फिर हम आते हैं इंटरनेट और वेबसाइट्स पे। तो वेबसाइट्स में भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो किसी वेबसाइट में आप 3 वेबसाइट का यूआरएल डालो, उसके बाद आप बैक ट्रैक करो, तो पीछे वाला एरो होता है ना, तो आपको सेम ऑर्डर में वापस लेके जाता है। कैसे? क्योंकि नोड्स के रिलेशनशिप याद रखता है कि उनके बीच का रिलेशनशिप और यूआरएल, एक नोड से दूसरे नोड गया और उसी ऑर्डर में वो मूवमेंट भी किया। तो एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो कर रहा है वो ग्राफ में। फिर आते हैं गेम्स। तो जैसे हम रियल लाइफ में मैप्स यूज करते हैं, गेम्स में भी हमारा जो एनिमी एआई है, वो भी कुछ ना कुछ डेटा स्ट्रक्चर यूज करता होगा ना अपने मूवमेंट मैप करने के लिए, कि मेन कैरेक्टर यहाँ पे खड़ा है, तो वहां तक कैसे पहुंचेगा एनिमी एआई? ऐसे ही तो पहुंचेगा। अब जो ग्राफ के प्रॉब्लम्स हैं वो आपके दो तरीके में आते हैं, एक कलेक्शन ऑफ नोड में आते हैं और एक ग्रिड में आते हैं। तो जब हम गेमिंग में बात करते हैं ना, तब हम एक्चुअली नोड्स को बोल देते हैं करंट पोजीशन, और जो जितने भी पॉसिबल मूवमेंट्स हैं ग्रिड में आपके, उनको हम मान लेते हैं एज। तो ग्रिड के एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक को तुम नोड मान के उनके बीच में एजेस बना रहे हो, एक तरीके से तुम ये मान सकते हो। ओके। ओके। तो मेरा फेवरेट गेम रेसिडेंट इविल 4 मैंने इसमें डाल रखा है, कि उसमें जो एआई आता है वो इतना रियलिस्टिक है, क्योंकि वहां पे उसका मूवमेंट हजारों एजेस में डिवाइड कर रखा है। और आप कहाँ हो उस हिसाब से एआई को पता चलता है कि उसको कहाँ तक आना है, तो वो बीच की कौन कौन से एजेस लेगा फॉर द शॉर्टेस्ट पाथ और फॉर द करेक्ट पाथ। नाउ फाइनली डिलीवरी एंड राउटिंग। तो सेम मैप वाला कॉन्सेप्ट जोमेटो जैसे एप्स भी यूज करते हैं, कि आपका एड्रेस ले लिया, डिलीवरी ड्राइवर आपके पास आ रहा है, तो गूगल मैप्स का ही एपीआई वगैरह कुछ होगा, बट यू अंडरस्टैंड द पॉइंट, राइट? नाउ ग्राफ को लेके की टर्मिनोलॉजी क्या है? नोट्स मैंने आपको समझा दिया। नोट्स रिप्रेजेंट एंटिटीज इन अ ग्राफ, then there are edges that represent the connection between those entities. Then comes the path. तो path ना अभी हम थोड़े आगे समझेंगे। Why graphs are important? अभी हमने देख लिया why graphs are important। यही सारे एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया, नेविगेशन, नेटवर्किंग, गेम्स वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स वी हैव? वी हैव डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो जैसे मैंने आपको बोला था ना, डायरेक्टेड ग्राफ और अनडायरेक्टेड ग्राफ में क्या है फर्क? ये मैं हूं, ये नोड का नाम है अयन, ए फॉर अयन। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है बी, बी से भावेश। तो मैं भावेश को फॉलो करता हूँ। तो ये कौन सा ग्राफ हुआ? ये हुआ एक डायरेक्टेड ग्राफ, क्योंकि मैं भावेश को फॉलो करता हूँ, भावेश मुझे फॉलो नहीं करता। तीसरा दोस्त है हमारा सी, उसका नाम क्या है? चिन्मय ले लेते हैं उसका नाम। ये ले लिया हमने तीसरा दोस्त, उसका नाम है चिन्मय। तो भावेश चिन्मय को फॉलो करता है, तो चिन्मय भावेश को फॉलो नहीं करता। तो ये रिलेशनशिप देख रहे हो कि अयन इज अ फॉलोअर ऑफ भावेश, भावेश इज नॉट अ फॉलोअर ऑफ अयन। तो इसको दिखाने के लिए हमको एक डायरेक्टेड ग्राफ लगा। बट अगर भावेश भी अयन को फॉलो करने लगे, तो भावेश अगर अयन को फॉलो करेगा, तो भावेश से भी अयन की तरफ एक एरो चला जाएगा। तो अगर ए से बी को एरो है और बी से ए को एरो है, तो क्यों ना हम एरोज ऑल टुगेदर हटा दें और यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर दें। एंड दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंट undirected relationships in undirected graphs. So in undirected graphs, A is connected to B, B is connected to A. There is no direction of the relationship. Understood? Yes.
हाँ, ग्राफ्स या तो डायरेक्टेड होते हैं या अनडायरेक्टेड होते हैं, आपको ऐसे मिक्स वाले ग्राफ नहीं मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि डायरेक्टेड ग्राफ किसी ने बनाया हो और उसमें दोनों तरफ की रिलेशनशिप शो कर दी हो, बट ऐसा नहीं मिलेगा कि एक ग्राफ मिला आधा डायरेक्टेड आधा अनडायरेक्टेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now we'll talk about a new concept, that is a cycle in a graph. So what is a cycle in a graph? साइकिल समझने से पहले हम समझेंगे पाथ। तो पाथ इज अ सेट ऑफ नोड्स in which I can start from one node and go to another node such that all nodes appear only once. बहुत सारी अंग्रेजी हो गई। And there is a edge between adjacent nodes. तो पाथ क्या होता है? इंग्लिश में पाथ क्या होता है? इंग्लिश में पाथ यानी रास्ता, रास्ता, रास्ता। तो जब तुम किसी रास्ते पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाते हो, तब क्या कोई जगह दो बार आती है? नहीं आती है ना। अब जैसे तुम दिल्ली से चेन्नई गए, तो क्या तुम एक ही शहर दो बार घूमोगे? नहीं घूमोगे। तो पॉइंट ए से निकल के पॉइंट बी पे चले जाना, दैट्स कॉल्ड अ पाथ। ओके, सो पाथ इज नथिंग but a set of nodes in which I can start from one node, go to another node, and no node repeats. So if I see here, is this a path? Can I go from A to B to C? Yes, I can. All nodes appear once, and there is a edge between all nodes. That's why it's a path. अब जैसे तुमको दिल्ली से जाना अंडमान और निकोबार बाय रोड, तो इज देयर अ पाथ? देयर इज नो पाथ ना, क्योंकि बीच में समुद्र आ जाता है। Similarly, you can see there's a new node D here. तो ए से डी तक कोई पाथ होगा क्या? नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, एक एग्जाम्पल और। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे एफ और जी दो नोड्स और होते, तो अगर मैं बोलूं कि ए से एक्स तक का पाथ क्या होगा, ए बी सी एक्स, मैं ए से निकला, एक्स तक पहुंच गया, सारे नोड्स एक बार आए, इट्स अ पाथ, इट्स अ गुड पाथ, करेक्ट। बट अगर मैं ए से निकला, बी पे गया, बी से ए से निकला, बी पे गया, बी से सी पे गया, सी से एफ पे गया, एफ से जी पे गया, जी से वापस बी पे जाके फिर से सी पे गया और फिर एक्स पे गया। तो अब इसमें एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हम डी और सी पे दो बार गए। तो वही सेम एग्जाम्पल, जब आप दिल्ली से निकलोगे और चेन्नई जाओगे, तब क्या किसी शहर में बार बार घूमोगे? नहीं घूमोगे। तो सिंस यहाँ पे बी और सी नोड बार बार आए, इसलिए ए बी सी एफ जी बी सी एक्स, दिस इज नॉट अ पाथ। ओके, तो पाथ की मिनिमम दो कंडीशन समझ में आ गई आपको। पाथ की दो मिनिमम कंडीशन ये हैं कि ऑल अपीयर ओनली वंस एंड देयर इज अ एज बिटवीन टू नोड्स। अब आपने पाथ समझ लिया, तो आप साइकिल तो समझ ही गए होगे। साइकिल क्या है? बी से निकले वापस बी पे आ गए, व्हाट इज दैट? दैट इज अ साइकिल, करेक्ट। अब एक बार बताओ, बी से निकल के मैं वापस बी पे आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकता हूँ, क्यों नहीं आ सकता हूँ? पर क्या कोई ऐसा नोड है जिससे मैं निकल के वापस उस पे आ नहीं सकता हूँ? हम्म, क्या मैं एक्स से निकल के वापस एक्स पे आ सकता हूँ? हमारे पिछले एग्जाम्पल पे देखते हैं। एक्स से निकल के मैं वापस एक्स पे आने का ट्राई करने वाला हूँ। तो एक्स से मैं निकला, पर एक्स से बाहर जाने वाली तो कोई एज ही नहीं है, फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, ये एक्स की सिर्फ एक रास्ता है जिससे तुम एक्स के अंदर आ सकते हो। कौन सा वाला? ये वाला। पर एक्स के बाहर जाने तो कोई रास्ता ही नहीं है ना, तो फिर कैसे काम चलेगा? तो यानी एक्स से निकल के मैं एक्स पे वापस नहीं आ सकता हूँ। Here the graph given, is it a cyclic graph? It is a cyclic graph because it has at least one cycle in it. But there can be graphs like this. If you look at this example, I start from node 1, node, go to node 2, go to node 3. This is a cycle. Start from node 1, 2, 3, 4, 5. This is another cycle. Then what else can I do? I can start from 3. I can go here, I can go here, I can go here, I can go here, I can go here. This is again a cycle.
तो इस तरीके से हम डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ पे जाते हैं। अच्छा, अगर इनडायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ ग्राफ हुआ तो आप क्या करेंगे? अनडायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ में आप अज्यूम कर लेते हो कि ये बाई डायरेक्शनल एरोज हैं। तो इमेजिन करो कि अगर यहाँ पे भी बाई डायरेक्शनल एरोज होती या सिंगल लाइन होती, तो क्या एक्स से बाहर आने का भी रास्ता था? हाँ, एक्स से बाहर आने का रास्ता था। इट्स सिंपल। तो यस, व्हाट इज साइकिल? साइकिल इज नथिंग कि आप एक नोड से निकल के उसी पे वापस आ पाओ या ना आ पाओ, दैट इज कॉल्ड अ साइकिल। अच्छा, अभी ये सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो क्या यहाँ पे साइकिल है? वन से निकले, टू पे गए, थ्री पे गए, फोर पे गए, ओ यहाँ पे ये फाइव अटक गया, राइट? तो मैं साइकिल कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे रोक ले रहा है। मैं वन से निकला, टू पे गया, एरो है, थ्री पे गया, एरो है, फोर पे गया, एरो है, फाइव पे गया, एरो है, फाइव से वन पे जाने के लिए कोई एरो ही नहीं है। तो अब मैं क्या करूंगा? तो एग्जैक्टली यानी वन से वन की साइकिल इनकम्प्लीट है। वन टू वन की साइकिल जो है यहाँ पे इस ग्राफ में इनकम्प्लीट है। तो इसलिए कौन सा ग्राफ हुआ? एक डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ हुआ। नाउ मूविंग ऑन, the next concept I'm going to talk about in graph is called a degree. What is a degree? So degree is nothing but number of edges attached to a node. सिंपल काउंटिंग एक्सरसाइज है। ओके, तो अब ये बताओ यहाँ पे बी से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं? बी से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं यहाँ पे? बी से जुड़ी हुई है एक, दो, और ये तीसरी मैंने बना दी। तो बी से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं? तीन। तो बी की डिग्री क्या हो गई? थ्री। वन से कितनी, ए से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं? वन। तो ए की डिग्री क्या हो गई? वन हो गई। जी से कितनी एजेस जुड़ी हुई हैं? जी से जुड़ी हुई है दो एजेस, एक बी टू जी एंड एक जी टू एफ। तो जी की डिग्री हो गई टू, एफ की डिग्री भी टू, सी की डिग्री अगेन थ्री। क्यों? क्योंकि बाई डायरेक्शनल है ना। तो ये एक मिनट रुक चाहिए, ये सी की डिग्री थ्री और एक्स की डिग्री क्या हो गई? एक्स की डिग्री भी वन। इट्स सिंपल। It's a simple counting exercise. If you ask about what is the degree of D, the degree of D is zero because there are no edges connected to D. So in undirected graph, you can simply count the number of edges connected to any node to give it a degree. Things become a little bit different when it comes to a directed graph. What becomes different? Because the concept of degree will be split into two parts. What are those two parts? कोई guess कर पाएगा? It's a very common sense thing. सिंस अब एजेस भी बाई डायरेक्शनल नहीं है, तो अभी तक मैं एज काउंट कर रहा था कि आने का भी रास्ता और जाने का भी रास्ता है। पर क्योंकि अब ऐसा नहीं है, तो अब मैं हर नोड की दो डिग्रीज डिफाइन करूंगा। कौन सी दो डिग्रीज डिफाइन करूंगा? इन डिग्री और आउट डिग्री। तो इन डिग्री क्या होगी? कितनी एजेस मेरी तरफ आ रही हैं, दैट इज इन डिग्री। और कितनी एजेस मुझसे बाहर जा रही हैं, दैट्स आउट डिग्री। तो यहाँ पे देखें, ए की इन डिग्री कितनी होगी? ए की इन डिग्री होगी वन, क्योंकि ये एज ए की तरफ आ रही है। और ए की आउट डिग्री कितनी होगी? ए की आउट डिग्री होगी जीरो, क्योंकि कोई भी एज ए से बाहर ही नहीं जा रही है। सिमिलरली बी की इन डिग्री कितनी है? बी की इन डिग्री है वन, और बी की आउट डिग्री कितनी है? बी की आउट डिग्री है वन। क्यों? क्योंकि बी टू सी एक एज जा रही है और जी टू बी भी एक एज अंदर आ रही है। तो सिमिलरली इन डिग्रीज और आउट डिग्रीज ऐसे अलग अलग हो जाती हैं फॉर डायरेक्टेड ग्राफ्स, जहां पे एजेस का डायरेक्शन डिफाइंड हो। नाउ दिस वन मोर कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ। तो अभी टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ कैसे निकलेगी इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ? यहाँ पे आधा लिखा है, दिस हेडिंग शुड बी टोटल डिग्री ऑफ अ ग्राफ इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ। कौन सा ग्राफ? अनडायरेक्टेड ग्राफ। इनडायरेक्टेड ग्राफ में इन टोटल डिग्री कैसे निकलेगी? व्हाट इज टोटल डिग्री? सम ऑफ डिग्रीज ऑफ ऑल नोड्स। करेक्ट। तो चलिए हम बनाते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। कैसे बनाएंगे एक अनडायरेक्टेड ग्राफ? अनडायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे, इनके एरोस को इरेज कर देंगे, तो ये ग्राफ क्या बन गया? ये ग्राफ बन गया अनडायरेक्टेड ग्राफ। सिंपल अन्ना, ज्यादा लोड नहीं लेना। ठीक है, तो ये बन गया एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो अब इसकी डिग्री कैसे हुई? अब इसमें आप देखो, तो ए पे एक एज आ रही है, ए से एक एज जा भी रही है। ठीक है,
बी की तरफ 3 एज जा रही हैं, बी से 3 एज जा भी रही हैं, तो जितने भी नोड हैं उनसे या तो अंदर एज जा सकती है या बाहर एज जा सकती है, करेक्ट। तो जितनी भी एज है वो कितने नोड से जुड़ी हुई है, दो नोड से जुड़ी हुई है, तो दोनों की डिग्री एक एक बढ़ा रही होंगी। तो इस ग्राफ की टोटल डिग्री देखें तो ये एज एक डिग्री इसकी बढ़ाती है, एक डिग्री इसकी बढ़ाती है, ये वाली एज एक डिग्री बी की बढ़ाती है, एक डिग्री सी की बढ़ाती है, ये बीजी वाली एज भी एक डिग्री बी की बढ़ाती है, एक डिग्री जी की बढ़ाती है। तो बी की टोटल डिग्री कितनी हो गई, बी की टोटल डिग्री हो गई 3, करेक्ट। और दिस इज एक्चुअली द डिग्री ऑफ 3, द डिग्री ऑफ बी। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि each edge represents at least 2 degree for every node. So why don't we just count the number of edges, and since it's connected to two nodes, any edge is connected to two nodes. ऐसे खाली edge तो अभी तक मैंने कहीं बनाई नहीं ना, कि D से edge निकली कहीं पहुंची ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो we can say that the degree of the graph is twice the number of edges present in graph for an undirected graph, correct. So please remember this result or this observation will be used in some questions, so you have to remember this observation. Now we'll have to move on to graph representation, but I will take that on in another video because ये video already 21 minutes का हो चुका है। तो I've given you a intro of what is graph. Now we'll give you another video of what is how to represent the graph in Java, of course. C++ भी बहुत different नहीं होता है, but I'm telling you in Java. So that will be all for now, and I'll see you in the next one, I guess. Bye bye.